हेलो फ्रेंड्स। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हमारे साथ है राहुल केसरी जो अपनी एमएससी कर रहे हैं आईआईटी कानपुर से। और ये सिलेक्ट हुए यूएस में टेक्सास यूनिवर्सिटी, टेक्सास एएनएम यूनिवर्सिटी, जहाँ पे ये पीएचडी करेंगे केमिस्ट्री से। और आज हम इनसे जानेंगे इनके कुछ एक्सपीरियंस जो आपको हेल्प करेंगे ये बताने में कि कैसे आप भी अप्लाई कर सकते हैं फॉरेन में पीएचडी करने के लिए और क्या चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। और बाकी हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे राहुल से ही कि वो अपना कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जो आपको दे। तो राहुल, आप प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन शेयर कीजिए, कुछ अपने बारे में बताइए। So hi Bhaiya and hello everyone. So this is Rahul Kesri, and as Bhaiya said that yeah, I am doing currently MSc from IIT Kanpur. Almost I have completed, and yeah, I'll be attending PhD program in the Texas A&M University starting from this fall, from this August. And yeah, I also have qualified IIT JAM with All India rank 47, and yeah, I belong to Kolkata. So that's my brief introduction. Here I can suggest and share my experience, how to apply in the foreign universities, how you can get selected, and what are the things that mainly matters the most while you are applying. So I can share. ओके राहुल, थैंक्स फॉर योर इंट्रोडक्शन एंड सॉरी आई हैव नॉट कंग्रेचुलेट यू। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड अब हम शुरू करते हैं It's आपके okay, Bhaiya. एक्सपीरियंस के बारे में। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा राहुल कि कैसे आपको मोटिवेशन मिली पीएचडी के लिए, कि मतलब क्या चीज़ है जिसने आपको मोटिवेट करी कि आपको पीएचडी करनी चाहिए और खासकर फॉरेन यूनिवर्सिटी से करनी चाहिए। तो अगर आप इसके बारे में कुछ बता पाएँ तो अच्छा रहेगा। So motivation, like from the BSc time, I am like a PhD guy, a guy who always want to do PhD. तब उतना पता नहीं था कि कहाँ से करना है, कैसे करना है, लेकिन ये था कि हाँ करना है। जब मैं एमएससी में एंट्री ले रहा था जैम के थ्रू, एज बिकॉज मेरा रैंक भी अच्छा था, तब मुझे आईआईटी कानपुर और आईआईटी दिल्ली मिल रही थी। एज बिकॉज आईआईटी कानपुर का रिसर्च एनवायरनमेंट बहुत अच्छा ही है, इसलिए मैं आईआईटी कानपुर चूज किया। और जब मैं आईआईटी कानपुर में आया, तब तब मुझे पता चला कि फॉरेन क्यों ट्राई करना चाहिए। फॉरेन में एक्सपोजर ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलती है, इंडिया में भी अच्छी है, बट yeah, foreign is more suitable for me. That's why I mainly choose foreign. Other than that, uh, as I have been to many of the seniors and my professors, so they also motivated me that you should do PhD. That's why that is my motivation to do PhD in a broader aspect. ओके राहुल, बड़े अच्छे से आपने समझाया। और इससे हमें ये जानने को मिला कि स्टार्टिंग से ही जो आपका मन था वो रिसर्च में था और आईआईटी कानपुर ने उसमें और चीज़ें ऐड कर दी और आपके मोटिवेशन को बढ़ा दिया। राहुल, अब थर्ड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है आपसे कि आप ये बता सकते हैं कि कैसे और आपने अप्लाई करना स्टार्ट किया, या मतलब क्या प्रोसेस थे जो आपने अपनाए और कैसे आपको इन सब चीज़ों का पता चला। अगर आप इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे या बता पाएंगे इसके बारे में तो। हाँ, तो मेनली फॉरेन पीएचडी जब हम सोचते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सोचना पड़ता है कि हम पीएचडी कहाँ से करना चाहते हैं, इंडिया से या अब्रॉड से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम अब्रॉड ट्राई करते हैं, तब फर्स्ट ऑफ ऑल घर में पता रहना चाहिए कि घर से अगर आपको परमिशन मिल रही है, तभी आपको मेनली पीएचडी करने के लिए देखना चाहिए फॉरेन में। सो फर्स्ट चीज ये हो गई। सेकेंड चीज जो होती है, वो होती है फाइनेंशियल प्लानिंग। क्योंकि फॉरेन में पीएचडी करने के लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना जरूरी है, एज बिकॉज देयर इज TOEFL, देयर इज एप्लीकेशन फीस of different universities, and there is visas, there is ticket booking, and lot of things are there. So you have to go with lot of financial pressure. That's why financial planning करना बहुत जरूरी है। सो हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मन बनाना जरूरी है। सेकेंड थिंग फाइनेंशियल प्लानिंग, उसके बाद एप्लीकेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो मेनली ये दो चीज अगर आप कमिटेड हो गए, तो फॉरेन के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, मैं इसमें एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि मतलब किस यूनिवर्सिटी की कब एप्लीकेशन आ रही है, या किस पर्टिकुलर वेबसाइट को आप फॉलो करते थे, या आपने किसी प्रोजेक्ट में अगर अप्लाई किया है कभी, तो आपको कहाँ से ये सब आइडिया पता चला या पता लगता है, तो आप बता सकते हैं। अच्छा, हाँ। तो मेनली जो होता है फॉरेन का जो है कि आपका जो यूएसए है, यूएसए में मेनली फॉल जो होता है, मतलब अगस्त से
अगस्त से उन लोग का एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। अगस्त या मेनली सितंबर से दिसंबर तक का टाइमलाइन रहता है यूएसए में, सितंबर टू दिसंबर, जहाँ पर आप एप्लीकेशन प्रोसेस फुल कंप्लीट कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस में मेनली आपका एसओपी लगता है, सीवी लगता है। सीवी स्ट्रॉन्ग थोड़ा जरूरी है। सीवी एसओपी आपका रिकमेंडेशन लगेगा गाइड का या फिर प्रोफेसर्स का, मेनली 3 रिकमेंडेशन लगते हैं। और जस्ट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। और हाँ, टोएफल या फिर आईएलटीएस, ये दोनों में से एक लगती है यूएसए में। सो यूएसए का एक पर्टिकुलर टाइमलाइन है जो कि अगस्त या फिर सितंबर से दिसंबर तक होता है। और जो जर्मनी या फिर यूके है, जर्मनी यूके में मेनली आप थ्रू आउट द ईयर अप्लाई कर सकते हैं। तो जर्मनी यूके में आपको ग्रेजुएट प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई नहीं करना होता है। जर्मनी यूके में मेनली यू हैव टू गो थ्रू द प्रोफेसर्स, you have to mail the professors as if they are interested in you or not, sending them your CV, your SOPs or whatever. So mainly जर्मनी में आपको प्रोफेसर के थ्रू कांटेक्ट करना पड़ता है। इफ दे आर इंटरेस्टेड सो दे कैन टेक यू इन एनी ऑफ द टाइम, जनवरी और अगस्त, एनी ऑफ द टाइम। सो हाँ, मेलिंग से आपको मेनली जर्मनी, यूके या फिर स्विट्जरलैंड कहीं पे भी मिल सकता है थ्रू आउट द ईयर, कभी भी, जब भी आपका मास्टर्स कंप्लीट हो जाए तब से आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यूएस में पर्टिकुलर टाइमलाइन में अप्लाई करना पड़ता है। और या एप्लीकेशन फीस भी चार्ज किया जाता है और टोएफल स्कोर्स भी मस्ट है, जो कि जर्मनी में एप्लीकेशन फी भी नहीं है और टोएफल स्कोर भी नहीं लगता है जर्मनी में। यूके में भी सेम चीज है। ओके, तो हम इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं अगर किसी को यूके जर्मनी साइड जाना है तो वो थ्रू आउट द ईयर अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपको यूएस में एडमिशन चाहिए पीएचडी प्रोग्राम में, तो अगस्त से दिसंबर का टाइम आपके लिए काफ़ी क्रूशियल है या स्पेशल है, जिसमें आपको ध्यान रखना होगा चीज़ें कि कब फॉर्म आ रहे हैं और कब थिंकिंग लास्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल आपसे कि मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने बोला कि सीवी काफ़ी स्ट्रांग चाहिए, तो मैं ये जानना चाहूँगा सीवी कैसे स्ट्रांग बनाए, मतलब इसमें कोई इंटर्नशिप कंपलसरी है या प्रोजेक्ट होना चाहिए आपके पास, या मैं ये जानना चाहूँगा कि आईलेट टॉफल हर जगह ही इंपॉर्टेंट है, तो मतलब क्या ऐसी चीज़ है जिससे आपका सीवी स्ट्रांग बनेगा। और जैसे आपने रिकमेंडेशन लेटर की बात भी करी, तो ये क्या हर यूनिवर्सिटी पे चाहिए या आप एक स्पेसिफिक बना दें जो हर जगह काम आएगा, इसमें अगर आप थोड़ा बता पाएँ। सो हाँ, सो इस टॉपिक में मैं बहुत सही राय दे सकता हूँ, एज बिकॉज आई हैव चैटेड many of the professors in the US and many of the graduate advisors also. So हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज मैटर करती है वो है आपका रिसर्च बैकग्राउंड। या बिकॉज मैंने जब भी जो भी प्रोफेसर से जूम के थ्रू चैट किया है, सो वो मेनली देखते हैं आप कैसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो इन रिसर्च and what you can contribute to his group. So the things matter is the research background, your research background. Other than that, इंटर्नशिप भी मैटर करता है। जैसे कि मैंने एक इंटर्नशिप किया था आईआईटी बॉम्बे में, प्रोफेसर डी मैटी के अंदर। सो वो भी मेरा बहुत हेल्प किया था। इंटर्नशिप इसलिए भी मैटर करता है क्योंकि इंटर्नशिप के थ्रू आप एक रिकमेंडेशन भी मिल जाएगा, जो कि बहुत वैल्यूएबल एस्पेक्ट है यूएसए में अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन में। और हाँ, आप अगर टॉप की यूनिवर्सिटी देख रहे हो तो टॉप की यूनिवर्सिटी में और एक चीज मैटर करता है जो कि सब लोग नहीं जानते होंगे, वो है रिसर्च पेपर। सो मैंने जब बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से थ्रू आउट जूम बात किया था, तो दे मेनली आस्क मी दैट if you have any publication or not, because in our program we mainly fond of the students who have research paper. So that's why many of the students who applied to the big universities not having any research paper got rejected, like in University of Chicago also. And one more thing is here that यूएसए में बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज भी हैं जहाँ पर एप्लीकेशन फीस नहीं लगती है। आप अगर मुझसे पूछो कि एवरेज एप्लीकेशन फी कितना लगता है यूएसए में, सो एवरेज एप्लीकेशन फी आपका $75 लगता है हर एक यूनिवर्सिटी में। जैसे कि मेरा जो टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी है, उधर मेरा एप्लीकेशन फीस लगा था $110। यूटी ऑस्टिन में मैंने अप्लाई किया था, उसका एप्लीकेशन फी था $90। जबकि ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी, उधर एप्लीकेशन फीस था $70। एंड बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो, उसका एप्लीकेशन फीस नहीं लगता है। एक फी वेयर कोड आता है, उसके थ्रू आप अगर अप्लाई करो तो एप्लीकेशन फी नहीं लगता है।
मिचिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, एप्लीकेशन फी नहीं लगता है। तो ये आपको रिसर्च करके ही जानना पड़ेगा, बिकॉज 10-12 ऐसे यूनिवर्सिटीज भी होते हैं यूएस में जिसकी एप्लीकेशन फी नहीं लगता है। सो इट विल हेल्प, या डेफिनेटली। And other thing like strong to make strong CB, yeah, internship is necessary as per my knowledge. तो राहुल बहुत अच्छे से आपने समझाया, और सबसे अच्छी बात ये रही कि आपने बहुत ज़्यादा ही चीज़ें बताई, जितनी मैंने पूछी उससे भी ज़्यादा आपने बताया। जैसे आपने ये बता दिया कि कितनी फीस किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन फी लगती है यूएस में किसी कॉलेज में अगर आपको अप्लाई करना है तो। और बाकी आपकी बातों से ये पता चलता है कि जितना रिसर्च एक्सपीरियंस आपको होगा उतना बेटर आपका प्रोफाइल बनेगा, और जितना आप कंट्रीब्यूट कर पाते हैं रिसर्च में, चाहे आप इंटर्नशिप करें और चाहे आपका कोई जनरल में पेपर हो और या आपने कोई प्रोजेक्ट किया हो, तो उतना आपको फ़ायदा होगा आगे पीएचडी एप्लीकेशन में। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस रिगार्डिंग है। आपने एक चीज़ बोली थी बीच में कि आईलेट्स या टफल में से आपका कोई एक होना चाहिए, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और कितना इसका बैंड स्कोर होना चाहिए। थोड़ा अगर आप आइडिया दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। So mainly यूएस में TOEFL या आईएलटीएस कंपलसरी है। यूके में या फिर जर्मनी में कंपलसरी नहीं है, लेकिन यूएस में आईएलटीएस या TOEFL कंपलसरी है। आईएलटीएस में आपका बैंड स्कोर 6.5 से मैक्सिमम तक आप ले सकते हैं। मिनिमम 6.5 भी चल जाता है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इंडिया के लिए आईएलटीएस या TOEFL भी वेव कर दिया है, मतलब नहीं लगता है। जैसे यूटी ऑस्टिन इस बार इंडिया के लिए TOEFL वेव कर दिया था। TOEFL भी वेव रहते हैं, लेकिन आपको रिसर्च करके जाना पड़ेगा कि कहाँ पर वेव है। लेकिन मैक्सिमम ऑफ द यूनिवर्सिटीज में TOEFL लगता है। TOEFL के लिए 90 मिनिमम स्कोर रहना जरूरी है। मतलब 80 टू 100 तक चला जाता है, ठीक है। एवरेज अगर 80 टू 100 भी आए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो TOEFL के लिए यही बात है। ओके, तो कहने का मतलब है अगर आपको यूएस की साइड अगर एडमिशन चाहिए या यूएस में अगर आप पीएचडी का सोच रहे हैं, तो आप आईएलटीएस या टोफल में से कुछ तो निकाल लें और क्रैक कर लें, और साथ में ये भी देखते रहें कि किस यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलर क्या चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप यूएस का ट्राई कर रहे हैं तो TOEFL या फिर आईएलटीएस आपको बिफोर हेड देना पड़ेगा। मतलब बिकॉज आप अप्लाई कर रहे हैं, एक टाइमलाइन है सितंबर टू दिसंबर टाइम में। सो आप अगर सोच रहे हैं कि यूएस में अगर मैं अप्लाई करूँ तो TOEFL आपको सितंबर से पहले देना पड़ेगा। मतलब मैं बोलूंगा पीक मोमेंट है TOEFL देने का जून या फिर जुलाई में, जबकि समर वेकेशन रहती है। आपको इनफ टाइम भी मिल जाएगा प्रिपरेशन के लिए, और आप दे दें तो बेटर रहेगा। क्योंकि मेरा बहुत सारे दोस्त ये गलती कर दिए थे कि वो अगस्त में या फिर सितंबर में जाके TOEFL या फिर आईएलटीएस दिए थे, जो कि जबकि उसका सेमेस्टर भी चल रहा था। इसकी वजह से TOEFL थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, जो कि उसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। सो यू तो शुड राहुल, कीप दैट इन माइंड। ओके राहुल, जैसे आपने बताया कि आईलेट्स टोफल आप टाइम पे दे दे तो ज़्यादा अच्छा। तो इसी रिगार्डिंग मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जब आपने अप्लाई किया तो मतलब किस सेमेस्टर से आपने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था, या कौन सा एक ऐसा सेमेस्टर पर्टिकुलर होता है जहाँ से अप्लाई कर देना चाहिए स्टार्टिंग से, ताकि अगर आपको फॉरेन में जाना है तो आपको सही टाइम पे सारी चीज़ें हो जाएं। तो इसमें अगर आप थोड़ा बहुत बता पाएँ तो। सो आप जितनी जल्दी मन बना लोगे फॉरेन अप्लाई करने का, उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। जब हम एमएससी में आए थे तब फर्स्ट सेमेस्टर में हमें पता नहीं था कि फॉरेन में कैसे अप्लाई करते हैं। आफ्टर दैट जब कुछ सीनियर्स से बात करें, कुछ प्रोफेसर्स के अंडर रहे, तब हमें पता चला कि अप्लाई करना जरूरी है, जो कि हमारा बेस्ट टाइम था। क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर से हम लोग ने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया था कि कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीजें नेसेसरी है, एसओपी कैसे बनाना है, सीबी कैसे बिल्डअप करना है। सो सेकेंड सेमेस्टर इज बेस्ट फ्रॉम माय नॉलेज, दैट स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड सेमेस्टर इज बेस्ट। जब सेकेंड सेमेस्टर के बाद का जो फेज है, जो समर टर्म है, उस समर टर्म में आप TOEFL या फिर जीआरई, अगर कुछ टॉप के यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हो तो जीआरई भी प्रिपरेशन करके तुम दे दो तो इट्स बेटर रहेगा। और थर्ड सेमेस्टर जब तुम आते हो एमएससी का, तब तो एप्लीकेशन पीरियड रहता है सितंबर टू दिसंबर। सो तब बहुत टफ फेज रहता है, तो इससे पहले ही रिसर्च करके एमएससी का सेकेंड सेमेस्टर से स्टार्ट कर देना चाहिए। सो इट बेटर रहेगा। ओके, तो मतलब अगर आपको फॉरेन में जाना है तो आप एमएससी के सेकंड सेमेस्टर से ही स्टार्ट कर दीजिए अपनी
हाँ प्रिपरेशन और साथ में तैयार रहिए एप्लीकेशन के लिए थर्ड सेमेस्टर की। तो ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा राहुल आपसे कि क्या आईआईटी का टैग मैटर करता है या कोई भी यूनिवर्सिटी का टैग, अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो ये चीज़ मैटर करती है एप्लीकेशन में? और साथ में अगर आपको ऐसा लगता है तो क्या आईआईटी कानपुर का कंट्रीब्यूशन रहा है आपके मतलब फॉरेन सिलेक्शन में? वो थोड़ा अगर आप बता पाए तो। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैं बोलना चाहता हूँ कि यस, आईआईटी के तहत कुछ हद तक मैटर करता है, बिकॉज मैंने जब मेल भेजा था कुछ प्रोफेसर्स को, तो वो आईआईटी कानपुर देख के मुझे रिप्लाई करे। मैं समझ गया, क्योंकि आईआईटी कानपुर के बहुत सारे बच्चे जाते हैं और मैक्सिमम में भी आईआईटी कानपुर के ही बच्चे फॉरेन में पीएचडी करने जाते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसे यूनिवर्सिटीज भी है, जैसे एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी हो गए, मिचिगन स्टेट यूनिवर्सिटी। इस सब यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे डीयू या फिर कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी जाते हैं। सो आईआईटी का टैग ऑब्वियसली मैटर करता है, बट एक हद के बाद नहीं। अगर आपका ओवरऑल एप्लीकेशन प्रोसेस, अगर आपका सीवी अच्छा हो, अगर आपका एसओपी बहुत अच्छा हो, रिसर्च बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, तो मैटर नहीं करता है। लेकिन हाँ, अगर आप मुझसे पूछोगे, एक हद तक मैटर करता है। नॉट ओनली आईआईटी कानपुर बट आईआईटी का टैग यस मैटर करता है। ओके तो ये कह सकते हैं कि अगर आप आईआईटी का टैग यूटिलाइज कर पाएँ तो मतलब ये मैटर करेगा, और अगर आप नहीं यूटिलाइज कर पाए यानी अगर आपका सीवी इतना स्ट्रांग नहीं हुआ तो आपको ये लगेगा कि ये मैटर नहीं भी करता। और बाकी आप अगर अच्छे हैं तो मुझे लगता है हर चीज़ आपके लिए काम कर जाती है। तो ये आपकी बात का कोई इशू हाँ, नहीं। लेकिन मेन जरूरी चीज यही है कि आपको अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा। अगर अच्छे से आप रिसर्च कर चुके हो, तो आपको पता है कौन सारी यूनिवर्सिटी मैं टारगेट कर सकता हूँ, कहाँ पर मेरे सीनियर्स हैं, और कहाँ पर मैं टारगेट कर सकता हूँ, जा सकता हूँ। तो ये चीज मैटर करती है। ओके। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन राहुल, जैसे आपने बोला कि एसओपी आपका अच्छा होना चाहिए, तो मैं आपको थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा आपसे कि एसओपी कैसे बनाए, या मतलब थोड़ा सा अगर आप आइडिया दें कि एसओपी में क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी है या ध्यान में रखनी है बनाते समय, थोड़ा अगर आप इसका आइडिया दे पाएँ तो। सो एसओपी जो है, एसओपी का मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, मतलब क्यों आप पीएचडी करना चाहते हो। और ये क्यों ढूंढने के लिए आपको थ्रू आउट योर बैकग्राउंड, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपको कैसे मोटिवेट मिला, मोटिवेशन कहाँ से मिला केमिस्ट्री लेने के लिए। उसके बाद जो मोटिवेशन आपको मिला केमिस्ट्री लेने के लिए, वो आपको क्यों रिसर्च के लिए इंस्पायर करता है, आप कौन से फील्ड में रिसर्च करना चाहते हो। मतलब ओवरऑल चीजों का एक या दो पेज का समरी होता है एसओपी। तो एसओपी में आपका फ्लो रहना चाहिए, आपका मोटिवेशन देखना चाहिए, आप क्या क्या काम कर चुके हो, आपका अचीवमेंट क्या है, और आप क्या करना चाहते हो, उस यूनिवर्सिटी आपके लिए क्यों बेस्ट रहेगा, मेनली यूएस में। ओके तो मतलब अगर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएँ रिसर्च के रिगार्डिंग, और अपने बैकग्राउंड को रिसर्च से रिलेट कर पाए, तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छा लिख लेंगे। यही आपके बोलने का मतलब है। या और एसओपी में एक फ्लो रहना चाहिए, लाइक कनेक्शन रहना चाहिए फ्रॉम अच्छा योर तो चाइल्डहुड टू एमएससी एंड बियॉन्ड दैट। ओके तो राहुल आपने बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर दिया कि कैसे आप पीएचडी के अप्लाई कर सकते हैं और क्या चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। अब कुछ अलग क्वेश्चन है जो आपके लिए मैं पूछना चाहूँगा। तो इसमें सबसे पहले ये कि कब आप जा रहे हैं और कहाँ आप रहने वाले हैं, मतलब वहाँ ऐसा होता है कि कोई हॉस्टल मिलता है या आप रेंट में रहेंगे, और या पहले से ही कोई जानने वाला आपके वहाँ रह रहा है जिससे आपको आइडिया है कि हाँ वहाँ कैसे चीज़ें आप मैनेज करेंगे। सो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करते हैं। जैसे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि अपने अंदर, मतलब अपने कैंपस के अंदर रहने देते हैं स्टूडेंट्स को। सो वो लोग हॉस्टल भी अलाउड करते हैं, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो अलाउड नहीं करती। तो इसके लिए आपको अपार्टमेंट देखना देखना पड़ेगा। जो अपार्टमेंट इजीली मिल जाता है, आपको अगर सीनियर्स के थ्रू कांटेक्ट में रहो तो आपको पता लग जाता है कि कहाँ कौन सा अपार्टमेंट है, या फिर उनका वेबसाइट भी रहता है। बहुत समय ऐसा भी होता है कि वो लोग खुद से आपको अप्रोच करते हैं अपार्टमेंट के लिए। जैसे कि
मेरा ऑफर था ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी से। सो ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में इन कैंपस हाउसिंग के लिए मुझे खुद से कांटेक्ट किया गया था कि वी आर प्रोवाइडिंग इन कैंपस हाउसिंग इन दिस प्राइस रेंज, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड सो यू कैन। और अदरवाइज आउट ऑफ द कैंपस हाउसिंग का भी ऑप्शन रहता है। सब चीज आपके हाथ में ही होती है, लेकिन या सीनियर के साथ कांटेक्ट या फिर किसी के साथ कांटेक्ट रहना बहुत जरूरी है अपार्टमेंट वगैरह के लिए। और ऐसे भी आप गूगल के थ्रू या फिर नेट के थ्रू अपार्टमेंट वगैरह इन योर कैंपस आप देख सकते हैं। सो प्रॉब्लम नहीं आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर यूनिवर्सिटी मिल जाए उसके बाद ये सब चीजें इजीली फ्लो में हो जाती है। सीनियर्स के थ्रू हो जाए या फिर बहुत सारे कांटेक्ट आ जाते हैं आपके थ्रू, आपके साथ बहुत सारे लोग भी जा रहे हैं। सो टेंशन करने की कोई बात नहीं, हो ओके जाता तो ओके तो ये अच्छी बात है कि मतलब अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो उसके बाद आपको तो कोई टेंशन नहीं की जरूरत नहीं है, सीधे कम टेंशन की हो जाती है। और बाकी जैसे आपने बताया कि आईआईटी कानपुर के तो ज़्यादातर बच्चे फॉरेन में ही मिलेंगे, तो इसीलिए है। मुझे लगता है आपके नहीं, लिए और भी चीज़ें इजी हो गई हैं। या काइंड ऑफ। ओके, नेक्स्ट मैं ये जानना चाहूँगा क्या आपका फ्यूचर प्लान है या क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो कुछ आपने सोचा हो या आपका कोई प्लान हो मन में कि मतलब मुझे ऐसा करना है या वैसा करना है, या कुछ फ्यूचर प्लान आप डिस्कस करें कि मतलब आपका बड़ा गोल क्या है, अगर मैं ये जानना चाहूँ। मतलब मेरा मेनली रिसर्च इंटरेस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी में जो था वो था बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिकॉज मैं अभी जो मास्टर्स के थीसिस जिस लैब से किया हूँ वो मेनली बायो इनऑर्गेनिक रिलेटेड लैब। सो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी में था। अम, जबकि मैं अभी जो लैब ज्वाइन कर रहा हूँ वो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक काइंड ऑफ इंटरफेस में काम करता है। एज बिकॉज मेरा ट्रेनिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, सो या इस लैब में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, इसलिए मैं इस लैब को चूज किया। और फ्यूचर पर्सपेक्टिव ब्रॉडर एस्पेक्ट में अगर आपका हो तो ऑब्वियसली पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक करना है अच्छी जगह से, एंड उसके बाद या सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना है, जो कि मेन गोल होना चाहिए एज ए साइंटिस्ट, कि आप सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करो, आप अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट करो। सो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में यही सब गोल है। लेकिन हाँ, अभी देखते हैं कब तक क्या होता है और चीजें कैसे फ्लो में आती है। सो इट विल डिसाइड, टाइम विल डिसाइड क्या। ओके राहुल, बहुत ही अच्छा गोल है आपका, मतलब बहुत खूबसूरत है कि आप सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं, और वैसे भी आप इतने अच्छे तरीके से रिसर्च कर रहे हैं या वहाँ तक पहुँचे हैं, तो भी पता चल रहा है कि हाँ आप कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। और अभी भी मैं देख रहा हूँ आपके पीछे केमिकल्स हैं, यानी आप अभी भी लैब में बैठे हुए हैं, तो रिसर्च से तो काफ़ी आप जुड़े हुए हैं। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे कि आपने सारे क्वेश्चन का बहुत अच्छे से आंसर दिया है, तो आप एक अच्छे से एक एडवाइस भी दे दें, अगर जो भी व्यूअर्स आपके इंटरव्यू को देख रहे हैं और या फॉरेन से पीएचडी करना चाहते हैं, तो अगर आप उनको एडवाइस दे सकें कि कैसे वो वहाँ अप्लाई कर सकते हैं या क्या चीज़ें जो आप ध्यान में रखें, तो और क्या गलतियाँ थी जो आपसे हो गई थी या उन्हें नहीं करनी चाहिए, अगर आप इसके बारे में कुछ बताना चाहें। अभी उस सिचुएशन में नहीं हूँ या फिर उस पोजीशन पे नहीं हूँ कि एडवाइस बड़े कुछ एडवाइस दे सकूं जो लाइफ चेंजिंग हो। बट एज ए एडवाइस अगर मुझसे कुछ लेना चाहे तो मैं यही बोलूंगा, डू वॉट एवर यू थिंक इज बेस्ट फॉर यू। मतलब तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है आगे जाके। अगर तुम पीएचडी में इन्वेस्ट कर रहे हो मतलब आप अपने 5 साल इन्वेस्ट कर रहे हो। सो अगर तुम्हें लगता है कि हाँ पीएचडी करने के बाद तुम सेटिस्फाइड रहोगे, तुम कुछ अच्छा कर सकोगे, तो खुद को कन्विंस करो, दूसरों को कन्विंस करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड मैंने जो गलती की थी, मैंने बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया था प्रोसेस। सो अगर तुम बहुत पहले से स्टार्ट करते हो या फिर जो भी देख रहा है अगर बहुत पहले से स्टार्ट करता है तो चीजें बहुत आसानी से जाएंगी, रेदर देन लास्ट टाइम रस या फिर लास्ट मोमेंट में बहुत हैरासमेंट काइंड ऑफ हो जाती है, बहुत प्रेशर आ जाता है चीजों के लिए। सो पहले से स्टार्ट करो, अपने स्ट्रेटेजी बनाओ, रिसर्च अच्छे से करो, कहाँ तुम जाना चाहते हो, प्रोफेसर का प्रोफाइल कैसा है, उसका पीएचडी स्टूडेंट कैसा है, फंडिंग ठीक ठाक मिल रहा है कि नहीं फॉर जर्मनी, क्योंकि यूएस में फंडिंग मिल जाता है सही सा। और उनके बच्चों से बात करो, प्रोफेसर्स को मेल भेजो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं नहीं बोला वो है मेलिंग। सो तुम्हें अप्लाई मेनली करना है सितंबर से अक्टूबर के बीच, बट मेनली तुम्हें उसके पहले प्रोफेसर चूज करना जरूरी है
कि कौन सा प्रोफेसर के अंडर तुम जाना चाहते हो, कौन सा प्रोफेसर के रिसर्च फील्ड तुम्हारे साथ अलाइन करते हैं। सो उस प्रोफेसर के अंडर पीएचडी पोजीशन अवेलेबल है कि नहीं। सो इसके लिए तुम जो मेन चीज कर सकते हो वो है मेनली, जर्मनी में भी तुम अगर पीएचडी पोजीशन ढूंढ रहे हो, सो ट्विटर इज ए गुड ऑप्शन। ट्विटर के थ्रू तुम जान सकोगे कहाँ पीएचडी पोजीशन ओपन हो रहा है इन जर्मनी और इन यूके। सो वेरियस प्रोफेसर्स पोस्ट छोड़ते हैं पीएचडी पोस्ट डॉक के लिए। सो उसके थ्रू तुम बहुत सारी चीजें जान सकते हो कि कहाँ पीएचडी पोजीशन ओपन हो रहे हैं, कितना पीएचडी पोजीशन ओपन हो रहे हैं। सो ट्विटर इज ए गुड ऑप्शन if you are searching for a PhD position in Germany, UK, or Switzerland, or US also. Through Twitter, you will get to know the professors, how they are publishing, how they are engaging with people, and हाँ उसके बाद मेलिंग। तो एक जनरल मेल तुम लिख सकते हो, प्रोफेसर टू प्रोफेसर वेरी करते हैं उसका रिसर्च प्रोस्पेक्ट का रिगार्डिंग, लेकिन तुम एक जनरल मेल कर सकते हो प्रोफेसर से दैट इफ यू आर टेकिंग ए ग्रेड स्टूडेंट और नॉट, because in US they are saying PhD student as a grad student, so you can ask that if you are taking grad student or not, and तुम मेल में अपना रिसर्च इंटरेस्ट बता सकते हो, अपना बैकग्राउंड बता सकते हो, लाइक 2 और 3 मैक्सिमम 3 पैरा का मेल भेज सकते हो तुम, जहाँ का फर्स्ट पैरा में तुम अपना बैकग्राउंड बता सकते हो, सेकेंड पैरा में तुम क्या करना चाहते हो, क्या अभी किए हो रिसर्च इंटरेस्ट जो कि उसके साथ मैच कर रहा है, और थर्ड पैरा में तुम पूछ सकते हो if you are interested in my profile, or if you want to take me as a potential student for your group or not। so चीजें ऐसे अगर करो तो सही रहती है, तुम्हें भी पता लगता है कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, तुम्हारा प्रोफाइल कैसा है, प्रोफेसर अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं, प्रोफेसर अगर रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो उसका मतलब तुम्हारा प्रोफाइल पे इंटरेस्ट है, तो तुम्हारे चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए रिसर्च करके ही जाओ चीजों पे, बेटर रहेगा। हाँ, तो ओके राहुल, बहुत अच्छे से आपने समझाया, तो थैंक्स फॉर योर एडवाइस एंड ऑल योर एक्सपीरियंस। आई थिंक आपने इतनी सारी चीज़ें शेयर की हैं, ये किसी ना किसी के काम जरूर आएंगी, और खासकर उन लोगों को जो पीएचडी करना चाहते हैं या फॉरेन से पीएचडी करना चाहते हैं। तो वंस अगेन मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा आपके इंटरव्यू के लिए, और कॉन्ग्रेचुलेशन आल्सो, आप इतनी सारी यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हुए और इनमें से आप टेक्सास A&M को आपने चुना है। तो आई थिंक आपका फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा और बहुत अच्छी रिसर्च आप करेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड ऐसे ही हम आगे भी जुड़े रहेंगे। मुझे लगता है कि अगर किसी को आपसे हेल्प की ज़रूरत होगी तो आप ज़रूर उनकी मदद भी करेंगे। तो मैं आपकी मेल आईडी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगा, हाँ, उन बच्चों के लिए जो आगे फॉरेन में जाना चाहते हैं। तो थैंक यू व्यूअर्स टू सी दिस इंटरव्यू। थैंक यू हाँ भैया। बोलो यस, इफ बोलो। अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो फेसबुक या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आई एम अवेलेबल। थैंक्स फॉर गिविंग योर कॉन्टैक्ट एंड योर कंसर्न।